हेलो दोस्तों, आज हम लोग वायुमंडलीय परिसंचरण एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो देखनी है। क्या-क्या हैं वो चीज़ें कि वायु और पवन क्या है, कि वायु किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वायुदाब क्या होता है, दाब प्रवणता बल क्या होता है, प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्थल समीर और समुद्र समीर के बारे में देखेंगे। फिर पर्वत समीर और घाटी समीर क्या होता है। फिर कोरियोलिस बल क्या होता है कि जिसके कारण पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण जो पवन की दिशा है, उसका मार्ग जो है वो विक्षेपित हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे देखेंगे। उसके बाद वायुमंडल का जो परिसंचरण है, कितने पेटियों में बाँटा गया है, कहाँ से पवनें किस दिशा की ओर चलती हैं, कहाँ पर लो प्रेशर ज़ोन क्रिएट होता है, कहाँ पे हाई प्रेशर ज़ोन क्रिएट होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर वो जो भूमंडलीय पवनें हैं, व्यापारिक पवनें जिसे ट्रेड विंड्स कहते हैं, पछुआ पवनें जिसे वेस्टर्लीज़ कहते हैं, ध्रुवीय पवनें जिसे पोलर विंड्स कहते हैं, इनकी दिशा क्या होती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी क्या दिशा है, किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी क्या दिशा है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम बताते हैं कि पवन और वायु क्या होती है। गतिमान वायु ही पवन कहलाती है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक कोई एरिया ले लीजिए, इसमें वायु है, ये वायु के अणु हैं, ठीक ठीक। तो ये कैसे इस स्थान पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, कैसे वायु पवन की कहीं से कहीं की ओर चलेंगी, देखते हैं। जैसे अगर इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करें, ठीक है, इस जगह का टेम्परेचर तापमान अगर हम बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले तो तापमान और प्रेशर के बीच का डिफरेंस ही पवन के चलने के लिए उत्तरदायी होता है। तो जब भी टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ता है तो फैलाव होता है, और जब भी टेम्परेचर किसी चीज़ का घटता है तो संकुचन होता है, सिकुड़ती हैं वो चीज़ें। तो जब टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ये चीज़ें फैलेंगी, ये जो एयर मासेस हैं ये फैलेंगे। तो फैलेंगे तो क्या होगा कि आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ने के कारण घनत्व घटेगा। अब जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम बाई वी होता है। यहाँ पे एम इज इक्वल टू मास है, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम आयतन इसका बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व घट रहा है। अब इस इतने से एरिया में जो वायु है उसका मास कम हो जाएगा, क्योंकि वायु फैलेंगी, यहाँ से चीजें दूर जाएंगी, तो यहाँ पे कुछ ही अणु बचेंगे। तो कुछ अणुओं के बचने की वजह से मास कम होगा, ठीक है, मास कम होगा। अब फोर्स हम क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास कम है तो फोर्स भी कम लगेगा, ठीक। उसके बाद प्रेशर के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर फोर्स कम है तो प्रेशर भी कम लगेगा। फोर्स कम है, मास कम होने की वजह से फोर्स कम है, फोर्स कम होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर भी कम लगेगा। प्रेशर कम लगेगा तो इसका मतलब है कि ये लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा। जहाँ टेम्परेचर हाई वहाँ लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा, वायु का आरोहण होगा। आरोहण होगा तो जो ठंडे प्रदेश है जहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट है, इस जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ में हवाएं चलेंगी। इसी कारण पवनें एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर चलती हैं। यही कारण है कि हाई प्रेशर, कोई भी चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है उस स्थान को भरने के लिए जब वायु का आरोहण हो जाता है हाई प्रेशर की तरफ से, यहाँ पे पवनें चलती हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज है कि अब हम वायुदाब देखते हैं कि क्या होता है। तो पृथ्वी के जितने संस्तर हैं, जितने स्तर हैं पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, तो इन सब का, इन सारे स्तरों का समुद्र के तल पर या स्थल के तल पर लगने वाला जो क्षैतिज एक प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है, इसी को हम वायुदाब कहते हैं। और वायुदाब तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 1013.2 मिली बार होती है, ठीक। समुद्र तल पर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 1013.2 मिली बार होती है, ठीक है। अब दाब प्रवणता बल देखते हैं क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, जैसे एक ये मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई 1000 मिली बार, ठीक है, 1000 मिली बार का यहाँ पे प्रेशर है किसी उसका, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक 500 मिली बार है, ठीक। और यहाँ पे मान लेते हैं 100 मिली बार है। तो जहाँ 100 मिली बार है वो भी लो प्रेशर है। इसके कंपैरिजन में
यहाँ पे जहाँ 500 मिलीबार है यहाँ पे भी कम है। अब ये इन तीनों जगह पे देखेंगे तो ये हाई प्रेशर जोन है। तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ हवाएं चलेंगी। अब कहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा होगा, तो देखिए जो जहां पे प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा, ये 1000 और ये 100, ये 900 मिलीबार है जो यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस 500 मिलीबार का है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पे जो हवाएं चलेंगी वो तेजी से हवाएं चलेंगी इसके कंपैरिजन में, यानी 100 मिलीबार 1000 मिलीबार से 500 मिलीबार की तरफ जो हवाएं चलेंगी उसके उसमें यहाँ पे जो हवाएं चलेंगी उससे तेज चलेंगी। अब हम लोग समुद्र और स्थल समीर के बारे में देखते हैं। देखिए जैसे ये कोई जलीय भाग है, ये उससे सटा हुआ स्थल का तटवर्ती इलाका है। दिन के समय में स्थिति क्या बनती है कि दोनों को सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है, लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि जल जो होता है उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो स्थल के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज्यादा होती है। तो यानी स्थल जल्दी से गर्म होगा और जल्दी से ठंडा हो जाएगा, लेकिन जलीय भाग देर से गर्म भी होंगे और देर से ठंडे होंगे। तो अगर दोनों को समान सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा और यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो लो होगा। ठीक, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होंगे, लो प्रेशर होगा, और यहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से हाई प्रेशर होगा। ठीक, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में हवाएं चलेंगी ऐसे इसको दिन के समय में, तो इसको कहते हैं समुद्र समीर, समुद्र समीर। ठीक, रात के समय में क्या होता है, रात के समय में ये कंडीशन जो है एकदम अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। रात के समय में क्या होता है कि स्थल भाग तेजी से गर्म हुआ, तेजी से ठंडा होगा, तो तेजी से ठंडा होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम, ये हो जाएगा हाई प्रेशर का जोन, और यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा और ये हो जाएगा लो प्रेशर का जोन। तो ठीक, तो इस हाई प्रेशर जोन से इस लो प्रेशर की तरफ हवा चलेंगी, इसको हम बोलेंगे स्थल समीर। ये रात के समय में ऐसी कंडीशन होती है। दिन के समय में हमको समुद्र समीर देखने को मिलती है, जब आप कभी किसी तट के किनारे, समुद्र के किनारे कभी आप दिन में अगर घूमने गए होंगे तो आपको ये महसूस होता होगा कि ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो वो समुद्री समीर होता है। रात के समय में स्थल भाग से समुद्र की ओर हवाएं चलती है, जिसको स्थल समीर कहते हैं। अब हम पर्वत और घाटी समीर के बारे में देखते हैं। पर्वत और घाटी समीर के बारे में कि जब दिन में दोनों को समान सूर्य तप की प्राप्ति हो रही है, घाटी में सूर्य की किरणें देर से पहुंचेंगी, तो पर्वत के जो चोटियां होंगी, पर्वत की जो चोटियां होंगी, जो उच्च भाग होंगे, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, सूर्य तप की प्राप्ति ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर ज्यादा प्राप्त होने की वजह से वायु का आरोहण होगा, आरोहण होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा। ठीक, लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा और घाटी में हाई प्रेशर का जोन बनेगा। तो घाटी से पवनों के ढाल के सहारे ऊपर की तरफ हवाएं चलेंगी दिन के समय में, ऐसा कंडीशन दिन के समय में होगा, तो इसको हम बोलते हैं घाटी समीर, घाटी समीर। अब रात के समय में क्या होगा कि ये तेजी से गर्म हुए हैं, तेजी से ठंडे भी होंगे। ठीक है, पर्वत का ये भाग है, तो जब यहाँ पे अगर टेम्परेचर लो हुआ, टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर, यानी टेम्परेचर लो होगा तो वायुराशियां जो होंगी वो संकुचित होंगी आसपास में, तो संकुचित होने की वजह से वहां पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होगा और घाटी में लो प्रेशर का जोन क्रिएट होगा। तो यही पवनों के सहारे ये वायुराशियां नीचे की तरफ उठेंगी, नीचे की तरफ उतरेंगी। ये रात के समय में ऐसी कंडीशन होगी और इसको हम पर्वत समीर कहेंगे, पर्वत समीर। अब हम देखते हैं कि कोरियोलिस बल क्या होता है। कोरियोलिस बल जो है वो पवनों की दिशा को विक्षेपित करता है, पवनों की गति में उसका कोई प्रभाव नहीं होता है इस बल से। ये बल सिर्फ पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये बल उत्पन्न होता है, जो पवनों की दिशा और पवनों के मार्ग को विक्षेपित कर देता है। ठीक, इसका जो विवरण सबसे पहले प्रस्तुत किया था सन 1844 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जीजी कोरियोलिस, उन्होंने इसका विवरण प्रस्तुत किया था और कहा था कि इस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब पवनें एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर चलती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें अपने मार्ग से दाएं तरफ विचलित हो जाती हैं, दाईं तरफ विचलित हो जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें अपने मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ये
बताया था। अब कोरियोलिस बल का जो विषुवत वृत्त होता है, विषुवत रेखा पे मान 0 होता है कोरियोलिस बल का, और ध्रुवों पे इसका मान सर्वाधिक होता है। ठीक, अब हम लोग वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने एक ऐसे रेखा पे ड्रॉ कर लिया है आपको समझाने के लिए कि 30 डिग्री नॉर्थ उधर उत्तरी गोलार्ध और इधर दक्षिणी गोलार्ध, और ये विषुवत है। इसको फिर हम समझते हैं कि कहाँ पे कौन सी पेटियां पाई जाती हैं और वायु का परिसंचरण कैसे होता है। देखिए, जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं, विषुवतीय प्रदेश यानी यहाँ पे सूर्य तप की प्राप्ति ज्यादा होती है, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त हो रहा है, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होता है, प्लस यहाँ पे जो त्रिज्या होती है वो मैक्सिमम होती है। त्रिज्या सबसे ज्यादा होने से यहाँ पे जो घूर्णन का प्रभाव है, घूर्णन का प्रभाव वो कम होता है। घूर्णन का प्रभाव कम होने की वजह से गर्म वायु का आरोहण होगा, गर्म वायु का आरोहण होगा। ठीक, तो गर्म वायु का आरोहण होगा तो वायु ऊपर की तरफ में उठेगी 0 डिग्री पे। ठीक है, अब 90 डिग्री पे इसी पे देख लेते हैं कि स्थिति क्या होगी। 90 डिग्री पे सबसे पहले बात तो ये ध्रुवीय प्रदेश है। ध्रुवीय प्रदेश होने के कारण यहाँ पे जो सूर्य तप की प्राप्ति है वो भी कम है, सूर्य तप की प्राप्ति कम है, सूर्य तप की प्राप्ति कम, लेकिन त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्या भी कम है। त्रिज्या के कम होने की वजह से यहाँ पे घूर्णन का जो प्रभाव है, घूर्णन का प्रभाव, यहाँ पे घूर्णन का जो प्रभाव है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे और यहाँ की वायु जो होगी वो ठंडी होगी, तो ठंडी वायु का अवतलन होगा, ठंडी वायु का अवतलन होगा, यानी वायु नीचे के तरफ में बैठेंगी। ठीक है, तो नीचे के तरफ में बैठेंगी तो ये देखिए ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। ठीक, और यहां से जब वायु ऊपर की तरफ में जा रही है तो ये लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। ठीक, यहाँ पे वायु नीचे की तरफ बैठेगी तो ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ की क्या कंडीशन होती है। देखिए 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की जो है, यहाँ पे विषुवतीय प्रदेश के कंपैरिजन में जब देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य तप की प्राप्ति कम होगी, सूर्य तप कम प्राप्त होगा। और यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल जो है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण अभिकेंद्रीय बल जो लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल का मान ज्यादा होगा। अभिकेंद्रीय बल का मान ज्यादा होने की वजह से हवाएं नीचे की तरफ आएंगी। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये हवाएं नीचे की तरफ आएंगी, ये जो ऊपर गई थी ऐसे हवाएं, और ये नीचे की तरफ चली। जब हवाएं यहाँ पे नीचे की तरफ में आएंगी तो ये हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाएगा, ये भी ये हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये वायु यहाँ से फैलेंगी इस साइड में और इस साइड में। ठीक, 90 डिग्री से जो वायु नीचे की तरफ आई थी ये ठंडी थी, और ये वायु जो ऊपर की तरफ से उतर रही है ये गर्म है। ठीक है, ये ठंडी वायु है, ये ठंडी वायु है और ये गर्म वायु है। तो दोनों वायु का जब मिलन होगा, ठंडी और गर्म वायु के मिलन से फिर ये ऊपर की तरफ में 60 डिग्री पे ये वायु उठेंगी और इधर की तरफ में फैलेंगी। 60 डिग्री पे ये वायु उठेंगी और इधर की तरफ फैलेंगी। इस दोनों को हम हेडल कोशा या हेडल सेल कहते हैं, हेडल कोशा। ठीक, इन दोनों सेल को फेरल कोशा कहा जाता है, फेरल कोशा। और ये लास्ट वाला जो है इसको ध्रुवीय कोशा यानी ध्रुवीय कोशा या ध्रुवीय शेल कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो रहा है, ये भी लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 0 डिग्री है और जो 90 डिग्री है, 0 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ पे जो लो प्रेशर का जोन बन रहा है ये ताप जनित है, यानी ये टेम्परेचर के डिफरेंस होने के कारण है। 0 डिग्री पे विषुवतीय प्रदेश को सूर्य तक की प्राप्ति ज्यादा, इस वजह से वायु का आरोहण काफी ऊपर तक,
और यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट। 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे वायु ठंडी, सूर्य तक की प्राप्ति कम होने की वजह से ठंडी वायु का अवतलन, ठंडी वायु भारी होगी, नीचे की तरफ बैठेगी, यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होगा। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री जो है ये ताप जनित है, और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री जो है ये दाब जनित है, जिसमें से 30 डिग्री वाला जो है यहाँ पे अभिकेंद्री बल का मान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे वायु नीचे की तरफ आ रही है, तो 30 डिग्री वाला हाई प्रेशर है, और यहाँ 60 डिग्री वाला जो दाब जनित है कि गर्म और ठंडी वायु के मिलने के कारण ये वाला दाब जनित है। जो हमने आपको अभी बताया था ये उसी का पृथ्वी पे निरूपण है कि कैसे कैसे पवनें चलती हैं। देखिए हमने बताया था कि 0 डिग्री पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है, वायु का आरोहण होता है। 30 डिग्री पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होता है, वायु का अवतलन होता है। 90 डिग्री पे भी वायु का अवतलन होता है। तो हमारे पास 7 प्रकार की पेटियां पाई जाती हैं, ठीक, 7 प्रकार की पेटी। इसको 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में इसको विश्वती निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। विश्वती यानी विश्वत रेखा पे निम्न वायुदाब पेटी इसलिए क्योंकि लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ठीक। 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच में जो पेटी पाई जाती है उसको उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। उपोष्ण ये कटिबंध में है, और उच्च वायुदाब पेटी क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था, ठीक। इसी तरह 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ के बीच में जो पेटी हमको मिलती है उसको हम कहते हैं उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट हुआ था, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे हाई प्रेशर है, इसको हम कहते हैं ध्रुवी उच्च दाब पेटी। अब पवनों की दिशा देखते हैं, पवनों की दिशा क्या होती है। तो देखिए ये हाई प्रेशर है 30 to 35 डिग्री वाला, और यहाँ पे भी साउथ में भी, तो यहाँ से पवनें उपध्रुव की तरफ भी, उपध्रुवी पेटी की तरफ भी चलेंगी, और यहाँ से पवनें विश्वती निम्न वायुदाब पेटी की तरफ भी चलेंगी। अब कोरियोलिस बल जब हमने बताया था तो बताया था कि पवनों की दिशा जो होती है ये उसके मार्ग में विचलन होता है। तो ये देखिए ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें अपने मार्ग से दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से बाईं ओर, यानी ये अगर राइट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड है तो ये बाएं तरफ इनका विचलन हो रहा है। इसी तरह इस हाई प्रेशर जोन से जब पवनें उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलेंगी तो ये अपने मार्ग से दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में भी ऐसी कंडीशन होगी। अब इन पवनों की दिशा देख लेते हैं। इन पवनों की दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उत्तरी गोलार्ध में दिशा किस दिशा से किस तरफ में है और दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा। अब हम पवनों की दिशा को देख लेते हैं कि किस दिशा से किस दिशा में चलती है। तो पवनें जैसे व्यापारिक पवनें हो गया, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी क्या स्थिति होती है। तो व्यापारिक पवनें, ये दोनों व्यापारिक पवनें हैं। उत्तरी गोलार्ध में देखिए इनकी दिशा क्या है, ऐसे चल रही है, यानी उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं, ठीक है। और व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर चलती हैं, ठीक। पछुआ पवनें की स्थिति को देख लेते हैं। तो पछुआ पवनें नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे चलती हैं, यानी इनकी दिशा जो होती है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ में होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की स्थिति ऐसे होती है, यानी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ में ये पवनें चलती हैं। ध्रुवीय पवनें अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी स्थिति ऐसे होती है, यानी ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें ऐसे चलती हैं, यानी साउथ ईस्ट से ये नॉर्थ वेस्ट की ओर तरफ चलती हैं ये पवनें। इन पवनों के चलने के अनुरूप ही हम एक चीज हमेशा देखते हैं कि जो भी डेजर्ट वाले पार्ट हैं वो 0 से मतलब विश्वती से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि देखिए जैसे ये व्यापारिक पवनें हैं, इनकी दिशा ऐसे है,
तो ये यहाँ पे महासागर है, यहाँ पे महासागर है, ठीक है, यहाँ पे भी महासागर है। तो जब व्यापारिक पवनें यहाँ से चलेंगी तो महासागरों के ऊपर से जब व्यापारिक पवनें चलेंगी तो आर्द्रता ग्रहण करेंगी। आर्द्रता ग्रहण करेंगी तो जब ये महाद्वीप के पूर्वी भागों में पहुंचेंगी, जैसे ये अफ्रीका का ये मेडागास्कर वाला पार्ट है, ठीक है, तो पूर्वी भागों पे पहुंचेंगी तो यहाँ पे ये जो एरिया होगा ये वर्षा के लिए अनुकूल होगा, ठीक है, वर्षा के लिए अनुकूल होगा। और ये पवनें महासागरों के ऊपर से आर्द्रता ग्रहण करके चलेंगी और वर्षा के लिए अनुकूल यहाँ पे चीजें होंगी, तो यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे इस पवनों की स्थिति महाद्वीप में अपने पूर्व से पश्चिम के तरफ में होंगी, तो यहाँ पे पश्चिमी भागों पे क्या होगा कि यहाँ पे तो चक्रवाती दशा उत्पन्न होगी। यहाँ पे क्या है, प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाएगी, प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होगी। ये पवनें आगे बढ़ेंगी, फिर यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करेंगी, फिर ये साउथ अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है ये वर्षा के लिए अनुकूल हो जाएगा। फिर इधर उसी तरह यहाँ पे वर्षा के लिए प्रतिकूल दिशाएं उत्पन्न होंगी, दशाएं उत्पन्न होंगी। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देख लीजिए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे नामीबिया डेजर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साउथ अमेरिका में आपको आटाकामा डेजर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे जो वायु पहुंच रही है इसकी शुष्कता जो है वो बहुत ज्यादा होगी और यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वो 25 सेंटीमीटर से कम होगी, 25 सेंटीमीटर से कम। इसी कारण आपको जो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पे आपको मरुस्थल देखने के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।